हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ देवाशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 कंडक्ट किया था, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसकी भी वैकेंसीज़ थी। तो वो पेपर अपने पास आ चुका है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और इसको ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब अभी अपकमिंग CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है और गेट का एग्ज़ाम है, इस तरह के एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं सभी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्रेडिट देना चाहेंगे पुष्पेंद्र कुमार को। पुष्पेंद्र CSIR नेट क्वालिफाइड हैं, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के रिसर्च स्कॉलर हैं। उन्होंने ये एक पेपर सॉल्व करने में और काफ़ी सारी चीज़ें के कलेक्शन में उन्होंने हेल्प की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज n is drawn from a class of 125 students and sample mean is computed। तो 125 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो कैपिटल एन की वैल्यू 125 हो गई। उसमें से एक स्मॉल एन सैम्पल साइज कलेक्ट किया गया। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ हाफ एज मच एज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन फॉर विद रिप्लेसमेंट। तो है क्या स्टैंडर्ड एरर? कहते हैं वेरिएंस ऑफ वाई बार के स्क्वायर रूट को। वेरिएंस मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो उसके स्क्वायर रूट को बोलते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी दे रखी है। तो ये देखिए सॉल्यूशन इसका आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिए। तो हमें जो गिवन है कि भाई स्टैंडर्ड एरर जो है सैम्पल मीन की विदाउट रिप्लेसमेंट में, वो हाफ है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन विद रिप्लेसमेंट। तो देखिए, तो विदाउट और विद रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले हैं, वेल नोन फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए, रिजल्ट्स हैं। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार का विदाउट रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला होता है n-n/n इंटू एस स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, और विद रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला होता है n-1/n एस स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, वेयर एस स्क्वायर इज सैम्पल वेरिएंस बेसिकली। तो कैपिटल एन की वैल्यू हमें 125 दे रखी है यहाँ पे, और स्मॉल एन हमने कलेक्ट किया है इस 125 में से, और स्मॉल एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए वेरिएंस ऑफ वाई बार का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड एरर हो गया, और हमें गिवन है कि भाई स्टैंडर्ड एरर जो है विदाउट रिप्लेसमेंट वाली, ये विदाउट वाली, तो जो विदाउट वाली जो स्टैंडर्ड एरर है वो हाफ है विद वाली स्टैंडर्ड एरर के। तो ये हाफ आप इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई बार विदाउट रिप्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई बार विद रिप्लेसमेंट। दोनों फार्मूला को हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब ये कैपिटल एन की वैल्यू 125 लगा दी और सिंपली इसको सॉल्व किया है, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो बोथ साइड इसमें कैपिटल एन की वैल्यू लगाने के बाद स्मॉल एन कैपिटल एन कट गए, कैपिटल एस स्क्वायर कट गए दोनों तरफ। तो स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ चुकी है 94। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो स्मॉल एन की वैल्यू 94 ये हमारी हो चुकी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। तो इन ए 2⁴ एक्सपेरिमेंट विद 2 ब्लॉक्स एंड फैक्टर्स A B C एंड D। बेसिकली क्या है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। इसमें लिख रहा है कि भाई 1 ब्लॉक कंटेन्स द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स। तो ये एक ब्लॉक के ट्रीटमेंट्स हमें अवेलेबल हैं, ये हमें प्रोवाइड किए गए हैं। एक ब्लॉक में जो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हाँ जी, तो ये हमें अवेलेबल हैं, और लिख रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज़ कन्फाउंडेड। तो देखिए इस तरीके की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, गेट का एक क्वेश्चन था जिसमें भी कन्फाउंडिंग इफेक्ट पहचानना था, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। वो मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझाया था, क्वेश्चन इस तरीके के कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आ जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ आप देखेंगे कि इसमें ये जो हमें ब्लॉक्स के जो हमें ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस जो गिवन है ना, ये इनको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 1 नहीं है कहीं। बेसिकली ये की ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। तो होता क्या है कि जब कभी जो आपको जो एलिमेंट्स ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस जो गिवन होते हैं, अगर उसमें 1 भी शामिल होता है तो समझ लीजिए कि आपको की ब्लॉक गिवन है। ठीक है, बट अभी क्या है कि 1 इसमें गिवन नहीं है। तो जो गिवन है चलिए उसको लिख लेते हैं। तो अपने पास गिवन है A B C AD BD CD ABC और ABCD, ये 4 हमें गिवन है ना।
और पूछ रहा है कि भाई इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा इफेक्ट इन ABC या ABD या BCD या ABCD कौन सा इफेक्ट कन्फाउंडेड है, ये पहचानना है। तो देखिए मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जब कोई की ब्लॉक आपको गिवन हो, यानी कि इसमें वन भी होता तो की ब्लॉक होता, की ब्लॉक के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन गिवन हो तो कैसे पहचाने। तो आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। तो उसमें ये होता है कि आप इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को या फिर नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप देखते हैं कि कॉमन है कि नहीं। तो जिस इफेक्ट से भी कॉमन होते हैं वही इफेक्ट कंफाउंडेड होता है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ बेसिकली क्या है कि आपको की ब्लॉक तो दे नहीं रखा, तो आप इस रूल को उल्टा कर देंगे। आप इवन या नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन देखने की जगह आप ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन देखेंगे। अब कॉमन देखते कैसे हैं, तो देखिए एक एक करके मैं आपको शो करता हूँ। तो कैपिटल ABC इसके नीचे लिख लीजिए आप ABC, है ना, इन सब के नीचे ABC लिख लीजिए आप। वैसे ये प्रोसीजर बहुत फास्ट हो जाता है, बस आपको अभी शो करने के लिए इसको इतना टाइम लग रहा है, वरना हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको। देखिए सबके नीचे मैंने ABC लिख लिया। अब हम कॉमन देखेंगे कितने एलिमेंट्स कॉमन है। यहाँ देखिए एक एलिमेंट्स कॉमन है केवल, ठीक है, 1 इज़ ऑड, ठीक है, यहाँ भी एक एलिमेंट कॉमन है, ये भी ऑड है। यहाँ भी एक एलिमेंट कॉमन है, ये भी। यहाँ भी एक एलिमेंट कॉमन है, ये भी। यहाँ भी B कॉमन है, ये भी 1 है। यहाँ भी C कॉमन है, ये भी 1 है। यहाँ आप देखो 3 के 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन हुए हैं, तो 3 इज़ अ ऑड नंबर। यहाँ भी 3 के 3 कॉमन है, 3। तो या ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये पहला ही इसका आंसर सही है। असल में तो ABC ही इफेक्ट कंफाउंडेड है। अच्छा फिर बता दूं मैं, अगर ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं इसकी जगह यहाँ पे कहीं 1 भी होता साथ में, तो यानी कि ये की ब्लॉक के एलिमेंट होते, तो फिर हम ऑड वाला नहीं देखते कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है कि नहीं, फिर हम देखते इवन या नो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप वो वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं, तो उससे ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि इसका आंसर ABC ही क्यों है। अच्छा बाकी ऑप्शन को भी फटाफट से देखें, तो आप देखिए ABD को, अगर आप देखेंगे ABD को, तो देखिए A और A 1 ही कॉमन है, यहाँ B के साथ भी एक ही कॉमन है, C के साथ कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब C के साथ कुछ कॉमन नहीं है, जबकि तो ये जो कुछ कॉमन ना होना तो दूसरा केस हो गया ना, इधर तो है नहीं, तो बेसिकली ABD ऑप्शन ठीक नहीं है। आप BCD देखेंगे तो देखिए BCD, अगर आप BCD देखेंगे तो BCD इस वाले के साथ 3 नंबर एलिमेंट्स कॉमन है, तो यानी कि ऑड एलिमेंट्स कॉमन है। पर आप बाकियों में देखो BC और BCD आप देखो तो 2 एलिमेंट्स कॉमन है, और इवन एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स कॉमन होने नहीं चाहिए, इवन एलिमेंट, तो BCD भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी गलत है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ABCD आप देखेंगे तो ABCD में भी यहाँ देखिए इस वाले ABCD के साथ ये वाला ABCD 4 के 4 एलिमेंट्स कॉमन है, तो इवन नंबर एलिमेंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए, तो ये भी गलत है। तो बेसिकली इसीलिए केवल एक ABC ही ऐसा है जिसमें या तो एक एलिमेंट कॉमन है या 3 एलिमेंट, यानी कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है ना, तो केवल इसका ABC ऑप्शन ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इन ए वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल ग्रुप मीन्स इज 0। बहुत सरल है, देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल ग्रुप मीन्स, तो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स बेसिकली आपको 0 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स 0 दे रखे हैं, और फिर पूछा है कि भाई f की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए जब सम ऑफ स्क्वायर्स 0 हैं तो मीन सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मीन सम ऑफ, अब जब सम ऑफ स्क्वायर ही 0 है तो ये भी 0 होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर। अब जब मीन सम ऑफ स्क्वायर 0 होगा तो f की वैल्यू जो होती है, f टेस्ट स्टैटिस्टिक की, वो होती है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन वाला डिवाइडेड बाई मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला, है ना। अब ये ही जब 0 है तो ये पूरी f की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो बेसिकली इसका आंसर 0 आ गया। तो इसका आंसर है 0, ऑप्शन C। ठीक है, काफ़ी इजी सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ए लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ये भी 2018 CSIR नेट में आया हुआ है। देखिए इन ए लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन द एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ 30। तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 दे रखी हैं आपको, और ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी है। तो देखिए ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। देखिए एरर की जब आप LSD यूज़ करते हैं लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, तो एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है R-1 इंटू R-2, कहीं कहीं M-1 इंटू M-2 भी लिखा हुआ है। तो और ये आपको जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये आपको दे रखी है 30। ठीक है,
तो R-1 R-2 की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 30 दे रखी है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं भाई 6 × 5 30 होता है ना। तो R की वैल्यू 7 - 1 × 7 - 2 मस्ट बी 30 है ना। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी पता चल रही है 7। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, अगर जल्दबाजी हो जाती तो गलत हो जाता। क्वेश्चन में कहा है ट्रीटमेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हम जनरली 7 पे टिक लगा जाते हैं R की वैल्यू पे, जबकि ट्रीटमेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का तो फॉर्मूला R की वैल्यू थोड़ी नहीं होगी। ट्रीटमेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी कितनी, ट्रीटमेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी R-1, दैट विल बी 7 - 1, दैट विल बी 6, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 6, ओके। कंसिडर द मॉडल yi इज इक्वल्स टू आई बीटा प्लस एप्सिलॉन आई की वैल्यू 1, 2, 3 1 से लेके 3 तक जा रही है। एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 इंडिपेंडेंट विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर एंड 3 सिग्मा स्क्वायर, ये दे रखा है। और पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टीमेट है। बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टीमेट काफ़ी कॉमन नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, ब्लू से इसको जनरली शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके लिए जब इस तरह कोई भी क्वेश्चन जिसमें बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर चूज़ करना हो और आपके पास 4 ऑप्शन हो, तो सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं इन जनरल वो ये करते हैं कि चारों ऑप्शंस में हम देखते हैं अनबाइज्ड कौन सा है, ठीक है। अगर 4 में से कोई एक ही अनबाइज्ड है तो फिर वही आंसर है, फिर तो बहुत आसान हो जाता है काम। पर कभी कभी एक से ज़्यादा अनबाइज्ड होते हैं, तो फिर जो एक से ज़्यादा जब अनबाइज्ड होते हैं तो फिर उनका वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो उनमें से जिसका वेरिएंस कम होता है बस वही होता है बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, क्योंकि अनबाइज्ड तो है ही, साथ में बेस्ट भी है। बेस्ट वही होता है जिसका वेरिएंस कम हो, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं इसको। देखिए तो वाई आई की वैल्यू हमें आई बीटा प्लस एप्सिलॉन आई गिवन है क्वेश्चन में, है ना। आई की वैल्यू 1, 2, 3 है, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो मीन है वो 0 है। अब मीन 0 है, दैट मीन्स एप्सिलॉन आई की वैल्यू, एप्सिलॉन आई का मीन 0 है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई 0 मीन्स क्या हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन 1 भी 0 हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन 2 भी 0 हो गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन 3 भी 0 हो गया। और वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई दे रखे हैं सिग्मा स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर, 3 सिग्मा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। आप देखिए सिग्मा स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर, 3 सिग्मा स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साहब कि ये हो गई वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन 1 हो गया सिग्मा स्क्वायर, एप्सिलॉन 2 हो गया 2 सिग्मा स्क्वायर, एप्सिलॉन 3 हो गया 3 सिग्मा स्क्वायर, है ना। अब हम एक एक करके चारों ऑप्शन में अनबाइजनेस चेक करेंगे और फिर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलिए तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा y1 + 2y2 + 3y2 डिवाइडेड बाई 6। चलिए तो मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं इसमें, तो यहाँ देखिए आप, तो y1 + 2y2 + 3y3 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका एक्सपेक्टेशन जब हम लेंगे तो ये जो 6 है 1/6 ये बाहर आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y1, अब यहाँ से अब देखिए कि यहाँ से आप देखेंगे कि वाई आई की वैल्यू आई बीटा प्लस एप्सिलॉन आई है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × बीटा प्लस एप्सिलॉन 1, है ना, यानी कि बीटा प्लस एप्सिलॉन 1। तो जब आप एक्सपेक्टेशन y1 लिखोगे, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो एक्सपेक्टेशन y1 क्या हो जाएगा भाई 1 × बीटा प्लस एप्सिलॉन 1 का एक्सपेक्टेशन, तो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा प्लस एप्सिलॉन 1, है ना, यही तो हो जाएगा। अब बीटा चूंकि भाई कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन 1, और एप्सिलॉन 1 का एक्सपेक्टेशन 0 दे रखा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 की वैल्यू बीटा आ गई। इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन y2, एक्सपेक्टेशन y3 तीनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों की ही वैल्यू आपको मिल जाएगी भाई, बीटा, 2 बीटा और 3 बीटा मिल जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y1, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस होल क्वांटिटी 6 बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 की वैल्यू बीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 की 2 बीटा, 2 × 2 4 बीटा, y3 की 3 बीटा, आई बीटा है ना, तो 3 बीटा 2 बीटा, है ना, 9 बीटा हो गई। तो ये सॉल्व किया तो ये 14/6 बीटा आ गया, जो कि बीटा के इक्वल नहीं है। भाई आप लोग जानते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जब थीटा के इक्वल आ जाता है तब टी अनवाइज्ड होता है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी मस्ट बी बीटा, बीटा होनी चाहिए बट है नहीं बीटा, तो ये तो बाइज्ड है। तो अच्छी बात है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी हमने क्या किया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा और इनका एक्सपेक्टेशन सॉल्व किया, चेक किया, ये भी बीटा नहीं आया, तो ये भी बाइज्ड है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। अब आते हैं
थर्ड वाले पे। इसमें जब हमने 1/6 बाहर लिया, सॉल्व किया, तो ये बीटा आ गया, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन अनबाइज्ड है। तो यानी कि ये आंसर हो सकता है हमारा। अभी हम फोर्थ वाले को और अनबाइज्डनेस चेक करेंगे। तो फोर्थ वाले की हमने जब अनबाइज्डनेस चेक करी, 1/10 बाहर लिया, एक्सपेक्टेशन किया, तो फोर्थ वाला भी अनबाइज्ड आ गया, है ना, इसकी वैल्यू भी बीटा आ गई। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों अनबाइज्ड है। अब कोई एक अनबाइज्ड होता तो वही आंसर होता, बट अभी दोनों अनबाइज्ड है तो इनका दोनों का वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेरिएंस ऑफ दिस पूरा है एस्टिमेटर, है ना। तो 1/6, अब वेरिएंस में कोई कांस्टेंट स्क्वायर होकर ऐसे ही बाहर नहीं आता, जैसे ऊपर ऐसे ही बाहर आ रहे थे। तो 1/6 स्क्वायर होकर 1/36 बाहर आया। वेरिएंस ऑफ y1 सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y2 2 सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y3 3 सिग्मा स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व किया तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, ऐसे ही हमने इस वाले का वेरिएंस ऑफ नेक्स्ट वाले को वेरिएंस कैलकुलेट किया, 1/10 1/100 हो गया, 3 का 9 2 का 4 स्क्वायर हो जाता है ना। और वेरिएंस ऑफ y1 y2 y3 हमें गिवन है, ये सॉल्व किया तो ये आ गया 1/5 सिग्मा स्क्वायर। तो इन दोनों में 1/5 1/6 सिग्मा स्क्वायर, 1/6 सिग्मा स्क्वायर छोटा है भाई, 1 के अपॉन में, है ना। तो जो छोटा है, जिसका वेरिएंस कम है और अनबाइज्ड भी है, वही हो गया बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मल्टीवेरिएट जनरलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अब भाई आप मल्टीवेरिएट आपने पढ़ी होगी, तो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इसका आंसर काई स्क्वायर है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट बता देता हूँ जो है इसके पीछे। तो देखिए है क्या, हम लोग जानते हैं कि जब हमारा एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, तो जो हमारी क्वांटिटी होती है ना, ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी होती है, इसको आप और क्या बोल सकते हो, इसको आप n-1 इंटू स्मॉल एस स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस एस स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ये होगी ना। ये क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना। तो ये जो क्वांटिटी, ये जो आप देख रहे हो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सिग्मा, है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली, ये है यूनिवेरिएट नॉर्मल के लिए। अब यहीं पे जब मैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल ले लूँ विद मीन म्यू वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, तो इसी का जो मल्टीवेरिएट एनालॉगस, जो मल्टीवेरिएट जनरलाइजेशन होगा, वो इसका वही कहलाता है विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है साहब, तो वही कहलाता है विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, तो एमसीक्यूज में इसको तो लर्न ही करना पड़ेगा। तो विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मल्टीवेरिएट जनरलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर। अच्छा, मैं आपको फन फैक्ट बताऊं, कभी कभी इसको गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखते हैं कि भाई मल्टीवेरिएट जनरलाइजेशन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि काई स्क्वायर और गामा में सिमिलरिटी है। तो ये काम मैंने आपको छोड़ दिया है, आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा कि इसको गामा का भी क्यों मल्टीवेरिएट जनरलाइजेशन बोल देते हैं। चलिए फिलहाल आंसर काई स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x1 x2 दो हैं, तो ये x1 x2 दो बेसिकली, और ये देखिए ट्रांसपोज लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको ना थोड़ा सा उस तरीके से लिखूँ ना मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये हमारा x वेक्टर है और ये इस तरीके से है ना। बस इसको थोड़ा सा जगह कम लेना, इसलिए ऐसे लिख दिया है ना, और कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या है, तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल है। हम सीधी बात करें तो ये वाई वेरिएट, यहाँ पे देखो n के नीचे 2 लिखा हुआ है। जब हम n के नीचे p लिखते हैं तो p वेरिएट नॉर्मल होता है, जिसको मल्टी वेरिएट अभी पिछले क्वेश्चन में था। तो उस p की वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो उसको लिखने का जो तरीका है स्टैंडर्ड, वो ये है कि भाई ऐसे लिखते हैं n2 μ1 μ2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 और रो। यानी कि ये दोनों तो हो गए मीन और ये दोनों हो गए वेरिएंस, और मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मास वेरिएंस, और ये रो हो गया 0। अब चूंकि रो की वैल्यू 0 है, रो इज़ नथिंग बट कोरिलेशन, है ना। ये वैल्यू 0 है, तो जो x1 x2 में इंडिपेंडेंट तो होंगे ही और अनकोरिलेटेड भी होंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 44 का सी, बोथ ए एंड बी, इंडिपेंडेंट भी होंगे और अनकोरिलेटेड भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी CSIR नेट 2015 से, इसमें कई सारे इस पेपर में क्वेश्चन CSIR नेट से थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कैलकुलेशन की फॉर्म में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, और देखिए एक्साइज दे रखे हैं आपको, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं, यानी कि x1 x2 अप टू xn ये सब इंडिपेंडेंट हैं।
इंडिपेंडेंट हैं तो इनके बीच में कोवेरियंस वेरियंस जीरो होगा, है ना। सिमेट्रिक अबाउट मीन, सिमेट्रिक अबाउट जीरो, सिमेट्रिक अबाउट जीरो का मतलब होता है मीन जीरो दे रखा है आपको, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स आई दे रखा है 2i-1, यानी कि अगर आप यहाँ से निकालो, है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स आई की वैल्यू 2i-1 है, अगर आप यहाँ से सॉल्व करो तो वेरिएंस ऑफ x1 हो जाएगा, है ना, वही 2 इंटू 1-1, है ना। तो इस तरीके से आप इसको i की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हो। खैर, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस समेशन एक्स आई ग्रेटर देन n log n, ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn समेशन एक्स आई है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो अब चूंकि हमें एक्स आई इंडिपेंडेंट दे रखे हैं और सिमेट्रिक दे रखे हैं अबाउट जीरो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, मैंने बोला मीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जीरो हो गया, और हमारे पास क्या गिवन है कि भाई वेरिएंस ऑफ एक्स आई हमारे पास 2i-1 गिवन है। अब अपने 2i-1 गिवन है और कोवेरियंस जीरो होगा क्योंकि भाई ये इंडिपेंडेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो होगा। अब अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें इतने वाले जो हिस्सा है इसके हम Sn इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो S की x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn की वैल्यू Sn लेट कर ली हमने। अब आगे देखिए, अब चूंकि x1 प्लस x2 इनके सबके मीन जीरो हैं तो एक्सपेक्टेशन Sn जीरो हो जाएगा। अब बात करें वेरिएंस ऑफ Sn की, तो इसको समेशन एक्स आई लिख लिया है ना शॉर्ट में, तो वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई। अब चूंकि भाई एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट तो जो सब वेरिएंस है वो अंदर चला जाएगा, कोवेरियंस की टर्म जीरो हो जाएंगी, है ना। कोवेरियंस टर्म्स वेनिशेस सिंस एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट, ओके। तो ये वेरिएंस अंदर चला गया समेशन से। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई की वैल्यू हमें 2i-1 क्वेश्चन में गिवन है, तो इधर ये वैल्यू 2i-1 पुट हो गई, ठीक। अब 2 को बाहर ले आओ, सबमिशन इसको i पर लगा दो, माइनस सबमिशन लगा दो 1 पे। अब सबमिशन जब 1 पे लगता है तो जहाँ तक रन हो रहा होता है ना वही हो जाता है, क्योंकि 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो ये n वैल्यू आ गई, है ना। और सबमिशन i जो है ये, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है 1 + 2 + अप टू n तक, है ना। तो ये तो वेल नोन रिजल्ट है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, ठीक है। तो ये आपने इसको 2 से 2 कट गया, n² प्लस n माइनस n से n कट गया, n² आ गया। तो आपके पास Sn की जीरो वैल्यू आ गई मीन की, और Sn का वेरिएंस आ गया n²। अब आप जानते हो भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, तो Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn अपॉन अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ Sn, ये क्वांटिटी आपको किसको फॉलो करेगी, Z को, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो बस इसी की प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए ये वाली जो जुगाड़ है ये अच्छी काम आ जाती है, तो इसी से सॉल्व कर देंगे इसको। तो लिमिट n टेंस टू, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी तो गिवन है ही, तो लार्ज n में ही तो ये चीज़ हो सकती है जो हमने Z वाली जो चीज़ ली है, तो हो जाएगा काम। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन n log n, तो देखिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, उसको Sn लिख दिया है ग्रेटर देन n log n, तो Sn माइनस जीरो डिवाइडेड बाई, मतलब रैंडम वेरिएबल माइनस उसका मीन डिवाइडेड बाई उसका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, है ना, ग्रेटर देन, और दोनों तरफ 0 0 माइनस किया और दोनों तरफ अंडर रूट n² का डिवाइड किया, तो अंडर रूट n² n बन गया, n से n ग्रेटर देन कट गया, तो z ग्रेटर देन log n, ओके। तो अब ये चूंकि z ग्रेटर देन log n है, तो भाई अब log n से लेके z जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो z की PDF लिख दी है ये यहाँ पे, है ना। z की PDF, भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो PDF है, जो वेल नोन PDF है, ये वाली 1/√2πe⁻² x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, इसमें सिग्मा की जगह 1 और म्यू की जगह 0 रख दो, तो ये जो PDF आपको ये दिख जाएगी, x की जगह z कर दो, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल की PDF हो जाएगी। इस PDF को आपने log n टू इन्फिनिटी जो है इंटीग्रेट कर देना है, तो ये आंसर ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी बेसिक, तो इसकी वैल्यू जो हो गई, इसका आंसर आ गया ऑप्शन 52 वाले का आंसर आ गया =0, ओके। ऑप्शन बी इसका =0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट कोर स्टैटिस्टिक्स का तो नहीं कहेंगे इसे। तो देखिए, ये जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस और इस तरीके से फैक्टोरियल वगैरह का यूज़ करके क्वेश्चंस किए हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, तो द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ वर्ड बलून बी अरेंज सो दैट 2 L's डू नॉट कम टुगेदर।
तो इसमें क्या करना है कि भाई 2L साथ में ना आए तो कितने अरेंजमेंट ऐसे बन सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं ये फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो ये है अपना बलून। ओके, तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल लेटर्स हैं। ठीक, डिवाइड करते हैं, जो एक से होते हैं ना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 बार L है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 बार O है तो 2 फैक्टोरियल। इस चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये चीज़ आपकी सॉल्व होके आएगी 1260। ठीक है, अब हमें उतने वेज फाइंड करने हैं कि 2L साथ में ना आए। तो हम क्या करें, ये और ये टोटल वेज हैं, ये तो टोटल वेज हो गए, है ना। टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, ये हो गए। अब हम अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, वो वाले अरेंजमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं जिनमें एल्स साथ में आ रहे हैं। ठीक है, साथ में आ रहे हैं, साथ में आने वाले फाइंड करना आसान है, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो जो साथ में नहीं आ रहे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, डू नॉट कम टुगेदर वाले की वैल्यू आ जाएगी, कम टुगेदर वाले की फाइंड कर ले रहे। तो देखिए, तो अपने क्या करते हैं इसमें कि क्योंकि हमें क्या 2L's साथ में आए तो इसको एक ही मान लेते हैं, इसको 2L को एक ही मान लेते हैं। इसको साथ में आने का मतलब अब इसको एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। तो अब कितने रह गए ये, 1 2 3 4 5 6, अब ये रह गए 6 फैक्टोरियल। और फिर वही, अब ये तो एक ही है तो केवल ये 2 हैं जो डिफरेंट हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये चीज़ आपकी आ गई 360। तो ये तो हो गया। डू नॉट कम टुगेदर वाले अरेंजमेंट कितने हो गए फिर, एल डू नॉट कम टुगेदर साथ में नहीं आए, वो वाले अरेंजमेंट कितने हो गए फिर, ये हो गए भाई 1260 माइनस 360, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 900। ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 900। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर एन एस, किंग, क्वीन, क्लब। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, एस अब 4 एसेस होते हैं, है ना, और 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। ठीक है, और 13 क्लब होते हैं, है ना। 13 के 4 सेट होते हैं, टोटल 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो 4/52 एस के लिए हो गया, 4/52 किंग के लिए हो गया, 4/52 क्वीन के लिए हो गया, और 13/52 हो गया क्लब के लिए। अब आपको मालूम है कि जो ये और वाली जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है काइंड ऑफ यूनियन प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं ना, तो इसमें से जो इंटरसेक्शन वाली होती है वो माइनस करनी होती है, यानी कि जो कॉमन वाली होती है वो माइनस करनी होती हैं। तो अब आप देखिए, एस और किंग में एक कॉमन, ठीक है, किंग और क्वीन में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, क्वीन और क्लब में एक कॉमन है, और क्लब और एस में एक कॉमन। बेसिकली आप ऐसे ईजी लैंग्वेज में समझिए कि 13 क्लब हैं जिसमें से एक क्वीन, एक किंग और एक एस। 13 आप कम 3 कम कर दीजिए तो 10 रह गए। तो 10/52 प्लस 4/52 प्लस 4/52 प्लस 4/52, तो 16 और 10 26 ओ सॉरी 4 3 जा 12 प्लस 10 22 22/52 इज द आंसर। ओके, काफ़ी इजी हो गया। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोबेबिलिटी P इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन एस E1 E2 E3। PE1 is equals to 2 times PE2, PE3 is equals to PE2, फाइंड द वैल्यू ऑफ PE1। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ये भी देखिए। तो बोल रहा है भाई कि PE1 is equals to 2 times PE2, ओके, एंड PE3 is equals to PE2, PE3 is equals to PE2। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई हमें PE1 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहाँ गया, PE1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम PE1 की टर्म्स में लिख लें इन सबको। तो यहाँ से PE2 की वैल्यू PE1 की टर्म में क्या हो जाएगी, PE1/2, और PE2 और PE3 सेम है तो PE3 की भी यही हो जाएगी PE1/2। तो और अच्छा, तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगा 1, तो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 ये कितना होगा 1। और PE1 की वैल्यू क्या है, PE1 की वैल्यू PE1 ही रहने दीजिए, PE2 की PE1/2, है ना, और PE3 की भी PE1/2 इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें 2/2 2 3 4
4PE1 इज इक्वल्स टू 2 का 1 में इंटू 2, तो PE1 इज इक्वल्स टू व्हाट, PE1 इज इक्वल्स टू 2/4 विच इज़ 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है भाई देयर आर 10 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स इन अ क्लास इन विच हाफ ऑफ बॉयज़ एंड हाफ ऑफ गर्ल्स हैव ब्लू आइज़। तो देखिए 10 बॉयज़ में से 5 की ब्लू आइज़ हैं, 20 गर्ल्स में से 10 की ब्लू आइज़ हैं। ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 10 बॉयज़ प्लस 20 गर्ल्स, 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिसमें से 10 बॉयज़ में से 5 की आइज़ ब्लू हैं और 20 गर्ल्स में से 10 की, हाफ की। ठीक है, कह रहा है कि वन रिप्रेजेंटेटिव इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए बॉय एंड हिज आइज़ आर ब्लू। बॉय हो और आइज़ ब्लू हो, तो बॉय हो और आइज़ ब्लू हो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। ठीक है, और टोटल कितने हैं ये, 20 + 10 30, 5 डिवाइडेड बाई 30 1/6 हो गया, एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय एंड गर्ल विल पास इन एन एग्जाम आर 3/5 and 2/5. If both of them appear in the exam, then the probability that at least one of them will pass the exam. अब ये बॉय के पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, गर्ल के पास होने की 2/5 है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम पास द एग्जाम मतलब है PA यूनियन, P बॉय यूनियन गर्ल, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब बॉय यूनियन गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इंटरसेक्शन गर्ल। ओके, तो बॉय के पास होने की 3/5, गर्ल के 2/5, अब और B इंटरसेक्शन G मतलब दोनों के, तो दोनों के पास होने की 3/5 मल्टीप्लाई 2/5, तो दैट इज 6/5, तो 5/5 माइनस 6/25, सॉरी 5/25, तो 1 माइनस 6/25 दैट इज़ 19/25। ओके, तो इसका ऑप्शन टी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर, इफ़ ई इज़ द इवेंट दैट द फॉलोइंग रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। अब ये तो बहुत ईजी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0, अब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, कभी होता है 0 कभी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1, ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लाइज बिटवीन 0 and 1 मस्ट बी कैन बी इक्वल टू मे बी इक्वल टू 1, तो ये सही है बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी। और ये कह रहा है भाई -∞, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो केवल ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट 59 कह रहा है इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ए इज इंटरसेक्शन ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। देखिए क्या है ये, जब ए बी का सबसेट होता है तो आप कह सकते हो पी ए इज़ लेस देन इक्वल टू पी बी। भाई ए छोटा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी छोटी होगी, है ना, ऐसे कह सकते हो आप, लेस देन इक्वल टू। और बी इज सबसेट ऑफ ए, तो पी बी इज़ लेस देन इक्वल टू पी ए। अब भाई पी ए इज़ लेस देन इक्वल टू पी बी इज़ लेस देन इक्वल टू पी ए। अब इनको आप कंबाइन करोगे तो इक्वलिटी ही तो आएगी, तो पी ए इक्वल टू पी बी, तो कुछ है ही नहीं, कितना इजी रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताइए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। तो अब एक रिलेशन है कि भाई MGF नॉर्मल वेरिएट का क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होगा। ये होता है e⁻μt प्लस हाफ t² σ², इसको mxt से डिनोट करते हैं। अब इसमें म्यू 0 कर दीजिए और σ² 1 कर दीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। ठीक है, तो वो नॉर्मल 0 1 को ही तो बोलते हैं। तो दिस इज e⁻½ t², तो ये भी हो गया बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि x इज़ अ रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन t⁻x। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन या xth मोमेंट। तो अब ये खैर ये सब मतलब ये भी डायरेक्ट रिजल्ट ही है, बट अब मैं सबके बारे में बता दे रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है उसको phi(xt) से डिनोट करते हैं, है ना, और उसका फॉर्मूला होता है e⁻⁰ ओके। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को mxt से डिनोट करते हैं, mxt, ओके, और इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन e⁻tx।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ये यही है एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स, PGF बोलते हैं इसे, एक्सपेक्टेशन टी रेज टू दी पावर एक्स, PGF प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है एक्सथ मोमेंट, तो जनरली आरथ मोमेंट होता है ना, तो वो उसको म्यू आर एक्स ऐसे डिनोट करते हैं, कभी कभी म्यू आर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स टेस्ट टू दी पावर आर। अब एक्स रैंडम वेरिएबल है तो एक्सथ मोमेंट नहीं होता, जनरली कुछ आरथ मोमेंट होता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 62 क्वेश्चन की, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। अब ये बहुत ज़्यादा ही ईजी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब चूंकि ये डिस्क्रीट है, एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो फॉर्मूला होता है समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो आपको क्या इनका मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, -1 इंटू 1/3 प्लस माइनस का 2 इंटू 1/6 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6। तो इसको सिंपली सॉल्व करना है आपको, तो ये हो गया -1/3, ये हो गया -1/3 प्लस ये हो गया 1/6 प्लस ये हो गया 1/3। अब ये इन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है पहले भी, तो इसका आंसर हो गया -1/6। ओके, ऑप्शन सी ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स है और ये भी यही वही ऊपर की तरह ही डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें भी बस यही पूछ रहा है कि भाई ये एक्स की वैल्यूज़ हैं 0 to 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है k, 2k, 3k, 4k एंड सो ऑन। तो भाई एक्सपेक्टेशन एक्स फाइंड कीजिए। तो अब पहले तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जब ऐसे कोई कांस्टेंट उसमें इस तरीके से आ जाता है तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने में कुछ नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, हम जानते हैं कि सबमिशन px जो होता है वो 1 होता है। तो यानी कि k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k प्लस 5k प्लस 4k प्लस 3k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10 और 5 15 और 4 19 20 21 22 24 25। तो 25k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/25 ये हो रहा है, ठीक है। अब ये k की वैल्यू सब जगह पुट कर दो। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेशन x। तो एक्सपेक्टेशन x मतलब वही यही एक्सपेक्टेशन x जो इस क्वेश्चन में था, ये समेशन x इंटू पी एक्स, वही काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो 0 इंटू दिस, 1 इंटू 2k, 2 इंटू 3k, 3 इंटू 4k। तो k की वैल्यू रखने से पहले ना पहले ही सॉल्व कर लो, बाद में रख लेना k की वैल्यू। तो ये 0 इंटू k 0, 1 इंटू 2k 2k, ये 6k, 3 4 जा 12k, 20k, 18k, 21k और 8k, ये सब प्लस कर रखे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसको प्लस किया तो ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 100, ठीक है। तो 100k आ गया, तो 100k इक्वल टू, तो इन सबको प्लस करके मतलब 0 इंटू के प्लस 1 इंटू 2k 2 इंटू 3k, इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस किया तो यू विल गेट 100k। तो 100k में k की वैल्यू लगा दी 1/25, k की वैल्यू 1/25 लगा दी, 25 4 जा 100, तो 4 आ गया ये, ठीक है। तो द आंसर इज 4। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे, हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम के। और भी इसके और भी पार्ट्स आएंगे इस सीरीज़ के, और भी क्वेश्चंस जो हैं जो रह गए हैं अभी उन्हें भी सॉल्व करना है, तो उन्हें हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको कुछ क्वेश्चंस ये बेनिफिशियल लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।